नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का धातु और अधातु के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दिया हुआ है कि कौन इसमें से ऐसे हैं जो क्या रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो वो आपके धातु होते हैं, अधातु होते हैं, उपधातु होते हैं। आपको दोनों में से तीनों में से एक का क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही पड़ेगा भैया कि कौन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जिनका आंसर धातु है वो बिल्कुल सही है, अधातु वाले गलत हैं, क्योंकि अधातु क्या करता है, वो क्या करता है भैया, वो करता है क्या, वो आपका ऋणायन बनाता है। और धातु आपका बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप सोडियम को देखिए, मैंने ये नहीं लिखा, चलिए थोड़ा बड़ा लिख देते हैं जो कि जिससे कि आपको समझ में आए। Na है, Na के पास क्या होता है, Na के पास सबसे पहली चीज़ तो 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का ध्यान करता है तो उसके पास यहाँ पे 10 बचा, परंतु यहाँ पर अभी 11 ही है, जिसके कारण Na के ऊपर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, यानी Na के पास प्लस चार्ज आ जाता है, जिससे वो धनायन बनाता है। उसी तरीके से अगर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन क्या करती है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो क्या बनाती है दोस्तों, वो बनाती है Cl-, यानी उसमें क्या हो जाता है, वो एक ऋणायन बनाने का प्रयास करती है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो धातु होते हैं वो धनायन बनाते हैं और अधातु ऋणायन बनाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अगला नंबर सवाल आता है कि किस धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, सोडियम को, मैग्नीशियम को या प्लेडियम को। तो आपका सही आंसर हो जाता है क्या दोस्तों, यहाँ से आपका हो जाता है भैया सोडियम। जी हाँ बिल्कुल, ये जल के साथ तुरंत रिएक्शन करके आग पकड़ लेता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है हमारा कि भैया विद्युत का उत्तम चालक है क्या, भैया विद्युत का उत्तम चालक कौन है। तो भैया चांदी है, सोना है, लोहा है। तो आंसर आपका सही है भैया चांदी। क्या भैया चांदी। तो चांदी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, Ag बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सिल्वर भी बोल देते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, रजत भी बोलते हैं, इसी को हम रजत भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सी अधातु द्रव होती है, कौन सी अधातु द्रव होती है, कार्बन, ब्रोमीन या सल्फर। तो भैया सीधी बात ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जिसकी क्या नहीं हो रही है भैया, मतलब क्या होती है भैया, वो द्रव में होती है। तो अधातु ब्रोमीन है जो कि द्रव में होती है। आगे देख लेते हैं भैया, आगे देखते हैं। तो इस समय भैया देखिए कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा पाया जाता है, टंगस्टन पाया जाता है, सोना पाया जाता है। तो भैया आपका सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका सही आंसर क्या बन जाएगा, पारा बन जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी द्रव धातु है जो कि किस में पाई जाती है भैया, आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं, देखिए क्षारीय धातु आ जाता है भैया। अब यहाँ पे से आपका क्वेश्चन जो है आ जाता है कि क्षारीय धातु हैं क्या भैया, क्षारीय धातु हैं। तो क्षारीय धातु कौन होती हैं, ये देखिए। तो क्षारीय धातु कौन होती है, आपका Na है, Li है, K है, या Zn, Fe, Sc या Bg, Mg, Ca। तो आपका जो क्षारीय धातुएं हैं वो कौन है दोस्तों, वो आपका Na, Li या K है। चलिए चलते हैं आगे अगले। तो अब 7वां नंबर आपका क्वेश्चन आ जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि धातु को खींचकर तार बनाना है, कौन सा गुण कहलाता है, तन्यता कहलाता है, आघातवर्धीनता कहलाता है, धातुविक चमक कहलाती है। तो याद रखिएगा किसी भी धातु को खींचकर उसका तार बनाने का जो गुण होता है वो तन्यता कहलाता है। आघातवर्धीनता क्या है, जब धातुओं को पीटा जाता है, जब धातुओं को पीट दिया जाता है तो वो क्या होते हैं, वो लंबे हो जाते हैं, वो खींचकर लंबे हो जाते हैं, चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वो टूटते नहीं हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं। और धात्विक चमक क्या होती है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर वस्तु के पास अपनी एक चमक होती है, परंतु धातुओं के पास एक विशिष्ट चमक होती है जिससे वो जाने भी जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर धात्विक चमक या विशिष्ट चमक के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि भैया 8 ग्राम, ध्यान से सुनिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन है भैया कि 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। तो बताइए दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। और कहीं पर अगर 4 देगा तो 4 दूनी 8 किलोमीटर लिख दीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा अपना। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन ऊष्मा की कुचालक है, मरकरी है, लेड है या दोनों हैं। तो दोनों हैं भैया, दोनों हैं, याद रखिएगा। ठीक, एकदम आराम से प्यार से एक एक पॉइंट को याद करते हुए चलिए
अगला नंबर आ जाता है भैया कि कौन सी अधातु चमकीली है, कौन सी ऐसी अधातु होती है जो कि क्या होती है, चमकीली होती है। तो सल्फर, कार्बन या आयोडीन। तो आपका सही आंसर आ जाता है क्या दोस्तों, आयोडीन। सल्फर थोड़ी ना चमकेगा, कार्बन थोड़ी ना चमकेगा कलुआ, अब कौन चमकेगा, आयोडीन चमकेगा। ठीक, तो एक ऐसी धातु है जो कि चमकीली होती है। अब देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, सबसे कठोर नेचुरल, यहाँ पे नेचुरल की बात करा है, नेचुरल ध्यान दीजिएगा, अगर अननेचुरल की बात होता तो ग्रेफीन आपका हो जाता। ठीक, यहाँ पे देखिए आपका हीरा है, लोहा है या चांदी है, तो बताइए सबसे कठोर कौन होता है, हीरा होता है, लोहा होता है, चांदी होता है। तो बिल्कुल सही, अगर आपने हीरा आंसर दिया है तो डायमंड आपका जो होता है, जो आपका डायमंड होते हैं वो सबसे क्या है, कठोर पदार्थ हैं, बिल्कुल सही। ठीक, अब देखिए ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट कैसा होता है, विद्युत चालक होता है, विद्युत को चालक होता है, अर्धचालक होता है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका क्वेश्चन आंसर भैया विद्युत चालक होता है। ठीक, विद्युत कुचालक कौन होते हैं भैया, जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अर्धचालक कौन, जो सेमीकंडक्टर भी ने अर्धचालक को बोला जाता है। तो ये जो कि मतलब विद्युत चालन बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, लेकिन करते हैं। तो 13वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि किस धातु को चाकू से काट सकते हैं, यानी ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम है, आयोडीन है या कार्बन है। तो भैया आंसर आपका सोडियम है। इसके साथ साथ पोटेशियम को भी काटा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक, आप चलिए देखते हैं, इसी के साथ साथ 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन पे क्या है कि धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर होता है। तो धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर दहन कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो आप खुद सोचिए कि हम Fe को ले लें और O को ले लें और दोनों को जलाएं, तो क्या इसमें कहीं से सल्फर आ जाएगा। तो द्रव्य की अविनाशता का नियम तो पहले से यही कहता है कि किसी अभिक्रिया में अगर भैया कोई भी पदार्थ ना बाहर से आ सकता है और ना कोई पदार्थ अंदर से नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए धातु सल्फेट आएगा, तो धातु सल्फेट का मतलब सल्फर आना चाहिए। तो भैया इसका मतलब ये नहीं है। कार्बोनेट का मतलब सी आना चाहिए, यानी ये नहीं है। लास्ट में आपका यही बचा, यानी आपका पहला ऑप्शन धातु ऑक्साइड का निर्माण। तो आराम से आपका ये आंसर बनेगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम आराम से क्वेश्चन का आंसर बना। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व हैं पोटेशियम, कैल्शियम या फास्फोरस। तो क्या लगता है आपको, पोटेशियम है। बिल्कुल सही, आपका आंसर सही है, पोटेशियम है। क्योंकि आपने देखा भी होगा पोशाक मेरा एलो जानू, इस तरीके से है कि पोशाक मेरा एलो जानू। यहाँ पे देखिए पोटेशियम आपका ऊपर होता है, कैल्शियम नीचे होता है, जिससे कैल्शियम ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं है, पोटेशियम है, और फास्फोरस तो है ही नहीं। तो यहाँ से पोटेशियम आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। देखिए अब आ जाता है भैया, क्या आ जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण कहलाता है। मिश्र धातु, समांगी धातु या संक्रमण धातु, ये दोनों नहीं, आप कहेंगे भैया मिश्र धातु। क्या, मिश्र धातु, जो कि डेफिनेशन है। ठीक, एकदम आराम से क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे हम। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन अगर हम ध्यान दें, 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है भैया, 17 नंबर क्वेश्चन है कि धरातल से खोद कर निकाली गई पदार्थ है। धरातल से खोदकर पदार्थ निकाली गई पदार्थ क्या कहलाती है, खनिज कहलाती है, संक्रमित तत्व कहलाती है या अशुद्ध पदार्थ कहलाती है। तो सही आंसर हो जाता है दोस्तों, खनिज कहलाती है। ठीक, याद रखिएगा। और जिस खनिज से धातु की प्राप्ति आराम से और आसान कम कीमतों पे होती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अयस्क कहते हैं। और अयस्क के लिए एक बात और कही जाती है कि प्रत्येक अयस्क खनिज होता है, परंतु प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता। अयस्क को ओरस भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो 18वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत अपघटनी में एनोड पंख कहलाता है, अशुद्धियां, जंग या इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, अशुद्धियां। विद्युत अपघटनी में एनोड पंख हमारी अशुद्धियां कहलाती हैं, कोई शक नहीं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मशीन पुर्जों को जोड़ने की अभिक्रिया क्या कहलाती है, थर्मेट अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। जी दोस्तों, थर्मेट अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जहाँ पे उपचयन अपचयन दोनों होता है। ठीक, अपचयन अभिक्रिया ये सब आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 20वां नंबर क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था कि संक्षारण से बचाव के लिए क्या किया जाता है। तो यशद लेपन, पेंट या दोनों। तो भाई दोनों किया जाता है। क्या किया जाता है, दोनों किया जाता है। यशद लेपन एक क्रोमियम की जो देखिए यशद लेपन में क्या करते हैं भैया कि दूसरे धातु की परत चढ़ा देते हैं। पेंट को भैया ऑक्साइड होता है, उसके ऊपर लेप लगा देते हैं, जिससे कि वो खराब नहीं होता। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो कार्बन और उसके यौगिक आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका है कि कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो ये तो 3% आपका वायुमंडल में है। कितना है वायुमंडल में। ठीक, उसके बाद आपका इतना धरातल पर है और इतना कहीं नहीं है, याद रखिएगा, गलती से लिखा गया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं तो क्या पता चलता है कि कार्बन के अपरूप कौन है भैया, हीरा है, ग्रेफाइट है या दोनों है। तो सही आंसर आपका दोनों है। तो भाई कार्बन के दोनों एलोट्रॉप्स हैं, बिल्कुल। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, CnH2n-2 और CnH2n+2। क्या हो सकता है बताइए। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपका जो लिखा हुआ है वो आपका एल्केन का लिखा हुआ है। किसका लिखा है? एल्केन का। ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका एल्काइन का लिखा हुआ है। ये किसका? एल्काइन का। तो ये किसका लिखा होगा? ये तो एल्केन का लिखा होगा। सीधी बात, सीधी सी बात है कि एल्केन का लिखा होगा भैया, एल्केन का लिखा होगा। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाता है? ये CnH2n। ठीक, एकदम आराम से। अब चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है भैया कि कार्बन में कौन सा बंध बनाते हैं, यानी कार्बन कौन से बंध बनाते हैं? सहसंयोजी आबंध, आयनिक आबंध या दोनों? अब देखिए सहसंयोजी आबंध में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कार्बन होता है तो भाई H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, तो ये 4 लोग से बन गया। लेकिन आयनिक बंध में क्या है, जैसे यानी Cl को एक दे देता है तो ये दोनों क्या बना लेते हैं? NaCl। तो ये आयनिक बंध होता है आपका। ठीक, तो यहाँ से इस प्रकार से संयोजी आबंध बनाता है। कार्बन कौन से आबंध बनाते हैं? सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। आपके NCERT में हेडिंग भी होगा कार्बन में सहसंयोजी आबंध। तो जो जल से आकर्षण रखता है उसे क्या कहेंगे? जल रागी, द्रव स्नेही या दोनों? तो आंसर आपका सही है भैया। देखिए दोस्तों यहाँ पे द्रव स्नेही यानी जो द्रव से स्नेह रखता हो, दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जल रागी कहेंगे और जल विरागी उसे कहेंगे जो जल से प्रेम नहीं रखता हो। ठीक, इनसे अंग्रेजी में हाइड्रोफिलिक और उसे अंग्रेजी में हाइड्रोफोबिक कहते हैं। बेंजीन का सूत्र क्या है भैया? बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6। ये आपका बिल्कुल सही होगा। ये आपका एथेनॉल का सूत्र है और आपके ये मीथेन का है। ठीक, एकदम आराम से। चलिए देखते हैं आगे, कार्बनिक रसायनों का नाम किस पद्धति के अनुसार रखा जाता है? तो कार्बनिक रसायनों का नाम किस पद्धति के अनुसार रखा जाता है? तो भैया कार्बनिक रसायनों की भैया IUPAC के हिसाब से रखा जाता है। पहले निरर्थक पद्धति चलती थी, अब निरर्थक पद्धति के हिसाब से नहीं रखा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं और क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि C2H5OH किसका सूत्र है? तो भैया देख लेते हैं, तीनों ऑप्शन आपके सामने, एथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपिल। तो आपका सही आंसर हो जाता है एथेनॉल, क्योंकि अल्कोहल है बिल्कुल, जो कि शराब का एक मुख्य अपघटक भी होता है। आगे देखते हैं एल्कीन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? तो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका एल्केन है। एल्कीन और असंतृप्त में आपका एल्कीन और एल्काइन आते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कार्बन का परमाणु क्या है? कार्बन का परमाणु कितना होता है दोस्तों? तो ये सर्वथा सभी जानते हैं कि 6 होता है। कोई ये नहीं पता है तो बहुत कमजोर हैं आप पढ़ने में। इनमें से कौन मुलायम है? हीरा, ग्रेफाइट या दोनों नहीं? तो भैया ये बिल्कुल गलत है, ग्रेफाइट आपका जो इसमें मुलायम है। ठीक, आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की किस अभिक्रिया से एस्टर बनता है? ठीक, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ये वही अभिक्रिया है जिससे एस्टर का निर्माण हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार से एस्टर बन चुका है हमारे पास। तो याद रखिए एस्टरीकरण के अभिक्रिया से बनता है, संयोजन अभिक्रिया से नहीं बनता। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं और देखते हैं अब क्या है कि यह कौन सी अभिक्रिया है, यह कौन सी अभिक्रिया है जो आपको नीचे दिख रही है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि CH3, COO, C2H5 और NaOH यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास एक जो है सोडियम के कारण एक जो है पदार्थ बन रहा है। तो ये क्या है? साबुनीकरण, सोडियम का निस्तापन या अपघटन। तो भैया ये साबुनीकरण की अभिक्रिया आपको लिखाई गई है, बिल्कुल सही। अब आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है कि कार्बन कैसा तत्व है? सर्वतोमुखी प्रकृति वाला है, आयनिक बंध बनाने वाला है या विद्युत चालक और उष्मा का कुचालक? तो एकदम सर्वतोमुखी प्रकृति वाला है, ये बहुत से बंध बनाने के लिए भी जाना जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब आगे आता है 35 नंबर क्वेश्चन की कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आदि के साथ कैसा बंधन बनाता है? तो याद रखिएगा आयनिक, संयोजी, सहसंयोजी या दोनों? तो भैया याद रखिए सहसंयोजी बनाता है। ठीक, एकदम ठीक। आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। तो आगे चलने पर पता चलता है 36 नंबर पर कि ब्यूटेनॉल का प्रकार्यात्मक समूह है अल्कोहल, कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल? तो भैया बिल्कुल आंसर सही आपका हो जाता है अल्कोहल। क्या हो जाता है? अल्कोहल। ठीक, अब 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो 290 केल्विन होता है, 350 केल्विन होता है, 180। तो आंसर आपका सही हो जाता है 290 केल्विन। एस्टिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका भी कहा जाता है, ये बात भी आपको याद रख लेनी है। अब चलते हैं दोस्तों 38वें नंबर क्वेश्चन पर। 38वां नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या कि जब एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ होती है तो क्या बनता है? सोडियम एथेनोइक, सोडियम एथॉक्साइड या दोनों नहीं?
तो आपका यहाँ पर सही आंसर बन जाता है दोस्तों, क्या बन जाएगा दोस्तों, सोडियम एथॉक्साइड, याद रखिएगा इसे। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आप जो है इसका रिएक्शन भी देख सकते हैं एकदम आराम से। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा दिया हुआ है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक से कैसी ज्वाला निकलती है, पीली ज्वाला, स्वच्छ ज्वाला या दोनों नहीं। तो भैया पीली ज्वाला निकलती है, याद रखिएगा, और स्वच्छ ज्वाला किससे निकलती है, संतृप्त कार्बन यौगिकों से। ठीक, एकदम याद रखिएगा इसे। अब 40 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो एकदम आपका जो पहला ऑप्शन है वही सही है, मैं यही कहूँगा बिल्कुल। हाँ, तो अब एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बात हमारी होगी आपसे, जिसमें हम आपको क्या कहेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना एक नाम प्यारा सा जो है मैं कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत से बच्चे कर रहे हैं, जैसा कि विराज जी ने किया था, उसके साथ साथ अमित सिंह जी ने किया था। बहुत ही अच्छा लगा हमें ये देखकर। साथ ही साथ आप लोग भी करिए, जो कि देखिए हमारे बच्चे गाजीपुर से भी हैं, सिद्धार्थ नगर से हैं, कुछ बच्चे हमारे देवरिया से हमें देख रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे जो है हमें 75 ज़िले आते हैं यूपी के लगभग, हमारे 55 से ज़्यादा ज़िलों में बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमें कमेंट करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी अपना नाम हमें कमेंट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मेरा नाम आनंद दुबे है तो मैंने आनंद दुबे लिख दिया, उसके बाद अगर मैं प्रयागराज का हूँ तो मैंने प्रयागराज लिख दिया। इसी तरीके से आप भी लिखिए, और मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन बच्चों को जो हमारे लिए इतना कमेंट करते हैं। तो ज़रूर लिखिए बच्चे, कि हमें भी पता चले कि हमने किसे पढ़ाया है। ठीक बच्चे, आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि वो भी हमारे वीडियो का आनंद ले सके और अपनी पढ़ाई बेहतर कर सके। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।